So hello everyone, welcome to my YouTube channel TGT Mathematics. Hope you all are very fine. तो आज हमारी KVS की पेडागोजी की आखिरी वीडियो है यूनिट 5 की। तो अब इसके बाद हम यूनिट 4 चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम पीछे से स्टार्ट करें, पहले यूनिट 5, फिर यूनिट 4, फिर यूनिट 3, फिर यूनिट 2 और फिर यूनिट 1। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, जो हमारी जितनी पॉलिसीज़ हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, जो सारा बच गया, एक तो वो करेंगे। और फिर सेकेंड नंबर पे क्या करेंगे, हम जो आपके चाइल्ड के राइट्स हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में करेंगे। और थोड़ा बहुत असेसमेंट, पेडागोजी, स्कूल करिकुलम के बारे में देखेंगे और फिर हम इसको आज वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम क्या पढ़ेंगे आज, हम गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, तो ध्यान रखना क्या कि जो आपके हम क्या पढ़ रहे हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स। हमारे पास जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। ठीक है, और ये जो 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं किसने दिए हैं, यूएनसीआरसी ने। तो यूएनसीआरसी की फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, देखो चाइल्ड गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि इतने शॉर्टेज ऑफ टाइम में हम इतना सारा कंटेंट नहीं कवर कर सकते कि मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज़ भी बताऊं। तो आप लोग अपनी थोड़ी सी समझ का भी इस्तेमाल करिए कि वो वर्ड वहाँ पे क्या कह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है वहाँ पे। ठीक है, देखो अब अभी आप यूएनसीआरसी के बारे में आगे देखेंगे। चलो पहले मैं यूएनसीआरसी के बारे में ही बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। तो ये जो यूएनसीआरसी था, ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके अंदर टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, 44 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, यूएनसीआरसी क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके अंदर 54 आर्टिकल्स हैं। और ये जो सीआरसी है, मतलब कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, कब अडॉप्ट किया गया, 1989 में, आफ्टर 20 रेटिफिकेशंस। ठीक है, और 1989 में मतलब इसे अडॉप्ट किया गया, और फिर 1992 में ये आप लोगों के सामने आ गया सीआरसी। ठीक, मतलब 1980 फिर 20 रेटिफिकेशंस हुई इसमें, और 1990 में ये क्या बन गया, यूएनसीआरसी। फिर यूएनसीआरसी में कितने गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं आपके पास, 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। ठीक है, कौन कौन से हैं 4 गाइडिंग प्रिंसिपल। पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये वाला पहला जो प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है कि बच्चे में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, रंग के बिहाफ पे, उसके कलर, रंग, पैसों को देख के, उसके जेंडर को देख के, उसकी कास्ट को देख के कि वो शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, बैकवर्ड का है, जनरल का है। हमें इस किसी भी तरीके से बच्चे के भेदभाव नहीं करना है कि बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है। किसी भी तरीके से हम बच्चों को क्या प्रोवाइड करनी है, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें क्लास में बच्चों को देना है। दिस इज द नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अगर ये पूछेगा तो किसमें है, ये आर्टिकल 2 के ठीक है, आर्टिकल 2 के अंदर है। ठीक है, ये अगला है इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड मस्ट बी प्राइमरी कंसिडरेशन, कि बच्चे के इंटरेस्ट को हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि हमें चाइल्ड की भले चाइल्ड की इंटरेस्ट, मतलब बच्चे की इच्छा क्या, हमें इसको दिमाग में रख के उसे पढ़ाना है। ठीक है, तो और ये किस में है, आर्टिकल 3 के फर्स्ट पार्ट में है क्या हमारा, कि इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड मस्ट बी प्राइमरी कंसिडरेशन। राइट टू सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, ये क्या है, राइट टू सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर है कि जो बच्चे बहुत ही गरीबी में है, पावर्टी में है, जो अपनी एजुकेशन को फुलफिल नहीं कर सकते, जो अपनी इवन बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर सकते, तो उनके बारे में ये 3rd गाइडिंग प्रिंसिपल है, राइट टू सर्वाइवल। ठीक है, जो थोड़े से हमारे फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हो गए, तो ये उनके बारे में भी बात करता है। ठीक है, राइट टू सर्वाइवल। और ये किस में है, आर्टिकल 6 के 2 में है। ध्यान रखना, ये किस में है, आर्टिकल 2 में है। ये किस में, आर्टिकल 3 के फर्स्ट पार्ट में है, या आर्टिकल 6 के सेकंड पार्ट में है। और लास्ट वाला क्या है, हमें बच्चे के व्यूज़ को भी ध्यान रखना है, मतलब बच्चा अपने व्यूज़ कैसे देता है। आपने ईवीएस में याद है, आप लोगों ने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में एक गांव था जहाँ पे बहुत ही उसकी कमी हो गई थी, पानी की कमी हो गई थी। फिर वहाँ की जो भीमसंग करके एक पंचायत थी, राइट।
तो वहाँ पे वो वहाँ की ये बात क्यों फेमस है वहाँ की पंचायत, क्योंकि उस पंचायत में बच्चों की व्यूज़ पे भी ध्यान दिया गया था। तो ऐसा ही है ये कुछ कि बच्चों के व्यूज़ को हमें इग्नोर नहीं करना है, उन पे भी ध्यान देना है। और ये किस में लिखा हुआ है, 12 के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, व्यूज़ ऑफ द चाइल्ड। समझ गए, हमें बच्चों के व्यूज को इग्नोर नहीं करना है। समझ गए, ये 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। पहला आर्टिकल 2 में दिया हुआ है, दूसरा आर्टिकल 3 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, तीसरा आर्टिकल 6 के सेकंड पार्ट में, और चौथा आर्टिकल 12 के फर्स्ट पार्ट में। ओके, चलिए करें आगे बढ़े। अगर आपसे पूछे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो आप लोगों को पता है 4 है। राइट टू इक्वालिटी, देखो बच्चों के बारे में भी यहीं से हम लेके चल सकते हैं कि हर बच्चा एजुकेशन में से कोई भेदभाव नहीं करना है, इक्वल एजुकेशन देनी है सबको, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, हर किसी को जीने का अधिकार है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, हम किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। ये फंडामेंटल राइट्स है, मतलब ये तुम्हारे मौलिक अधिकार हैं, ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें अपना धर्म चुनने का पूरा पूरा अधिकार है। तीसरा है कल्चरल एंड पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये भी आप लोगों को पता है। एजुकेशन फंडामेंटल राइट कब बना था, 86 अमेंडमेंट हुआ था, राइट है, ध्यान है। RT 2009 आया था, आर्टिकल 21A के अंदर ये लिखा हुआ है कि एजुकेशन क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये क्या है, ये जो ऊपर के 5 आर्टिकल है, इसको ये वाला आर्टिकल देखता है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। UNCRC मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये 2-3 फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखना क्या कि NCPCR क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है। इसका काम क्या है, जो जितनी भी लॉज और पॉलिसीज बनी है बच्चों के लिए, उसको ध्यान रखना, इसका काम है, ठीक है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स नाम से ही पता चल रहा है। इस कमीशन के अकॉर्डिंग जितने भी चाइल्ड के राइट्स सारे ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हम उन्हें ऐसे लेवल में नहीं बांट सकते कि ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, ऑल राइट्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो इसमें किस में बात की गई है, जो बच्चे डिसेबिलिटीज़ हैं तो उनके राइट्स के बारे में इस पर बात की गई है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म अगर आप लोगों से आए तो ध्यान रखना। गाइडिंग प्रिंसिपल कितने दिए थे, गाइडिंग प्रिंसिपल्स है 4। UNCRPC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ, UNCRC था शायद, यूनाइटेड कन्वेंशन, हाँ CRC फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ठीक है। ये आपकी किसकी बात हो गई, ये आपकी बात हो गई जो आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। उसमें आपने 2-3 फुल फॉर्म भी ध्यान रखने हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है। आ सकता है कि फुल फॉर्म बताओ इसकी क्या होगी, ठीक है। चलो, सेफ एंड सिक्योर, ये ना आप लोगों के पॉइंट्स हैं, मैंने बस लिख दिए, अदरवाइज मैं नहीं भी लिखती तो ये आप लोगों को ना बेसिक स्किल्स है भाई, आप लोगों को ना पता होनी चाहिए कि सेफ एंड स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर बात करेगा तो उसकी स्कूल बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से रूफिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे खुले में नहीं पढ़ाना है बच्चों को, क्लासरूम्स अच्छे खासे होने चाहिए, बच्चों के बैठने के लिए बेंचेस होने चाहिए, कि आज का टाइम है तो लैबोरेटरीज भी होनी चाहिए, किचन भी होनी चाहिए हर एक गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि मिड डे मील है भाई, मील को तैयार कर रहे हैं तो किचन होनी चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए। RTA 2009 ने भी इसमें बात करी कि देयर विल बी सेपरेट टॉयलेट फॉर द बॉयज़ एंड फॉर द गर्ल्स। पीने का पानी ढंग का होना चाहिए, RO सिस्टम होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक सिस्टम एंड सेफरी, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए कि बच्चे ये नहीं कि गर्मी में बैठ के पढ़ रहे हैं, पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, प्रॉपर इलेक्ट्रिक सिस्टम। और अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी है तो वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स भी होने चाहिए, ठीक है। फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, अगर बाई चांस शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसके लिए भी कोई ना कोई इंतजाम होने चाहिए। अर्थक्वेक मैनेजमेंट, अगर अर्थक्वेक बाई चांस आ जाता है तो उसके लिए भी कोई ना कोई देयर शुड बी प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं जो इसमें नहीं लिखी हैं, तो अगर ये बेसिक चीज़ें अगर आप पूछ ले तो आप लोगों के ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो कि क्या क्या लीगल प्रोविजंस है, इंपॉर्टेंट है भाई। आज का लेक्चर ना जितना आप लोग माइंड में बिठा सकते हो ना, मुझे पता है इसमें बहुत कंफ्यूजन होने वाली है, जो आगे आप लोग आगे पॉलिसीज़ पढ़ोगे, एक्ट्स पढ़ोगे, प्रोग्राम्स पढ़ोगे तो नहीं रहेंगे, ध्यान चीज़ें ऊपर नीचे कंफ्यूज हो जाएंगी, बट कोशिश करना दिमाग में बिठाने की। हाँ, आर्टिकल 21, आपने आर्टिकल 21A तो पढ़ा ही है, क्या बात करता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बात करता है, किसके लिए,
6 से 14 साल के बच्चों के लिए आर्टिकल 21 देखो किसकी बात करता है, ये राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की बात करता है कि हमें जीना है और डिग्निटी शान से जीना है, और इसकी प्रोटेक्शन के बारे में ये बात करता है, ठीक है। एक आर्टिकल 39 ध्यान रखना, आर्टिकल 39 कहता है कि बच्चे को इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, और इसके अलावा क्या बात करता है कि बच्चे को किसी भी तरीके से अब्यूजिंग से हमें उसे बचाना है, ठीक है। और ये काम किसका है, स्टेट का है। 39E में क्या 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 कहा गया है, चाइल्ड शुड नॉट बी अब्यूज्ड, किसी भी तरीके से बच्चे को अब्यूज नहीं किया जाएगा, ओके। चलो देखो एक आईपीसी है, ये आईपीसी की धाराएं होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा है उसमें देखा होगा पुलिस वगैरह में। तो आईपीसी की फुल फॉर्म अगर पूछे तो क्या होती है, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड। ये कुछ ना सेक्शंस हैं, इनके बारे में ना मैंने लिखा नहीं है, इनके अंदर भी जैसे सेक्शन 305 क्या कहता है, सेक्शन 323 क्या कहता है, देखो मैंने इस पेज ना छोड़ भी रखा है लिखने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर आप लोग इन सेक्शंस को ही ध्यान रख लोगे ना तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे सेक्शन 305 मतलब इंडियन पैनल कोड आईपीसी के अंदर भी कुछ ऐसे ऐसे सेक्शंस हैं जिनके अंदर बच्चों के राइट्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो आप बस इतना ध्यान रखना, 305 है, 323 है, 325 है, ठीक है, 303, 305, 323, 325, फिर 326 है, फिर 352 है, फिर 354 है। ये आप लोग सेक्शंस ध्यान रख लेना। और अगर आप लोगों को कोई मतलब सपोज करो आप लोगों की इच्छा कर रही है जानने की, तो लिख देना गूगल पे कि आईपीसी सेक्शन 506 के अंदर क्या है। इन सारे सेक्शंस के अंदर बच्चों के बारे में ही लिखा हुआ है। मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं लिखा कि कितने अंदर डीप का ना वो पूछेगा नहीं, और अगर आप लोगों की फिर भी मन कर रही है एट द एंड अगर आप लोगों को देखने हैं तो बस इतना लिख देना और तो आप लोगों के आ जाएगा बस। लेकिन ये ध्यान रखना आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन पैनल कोड, ठीक है। अब कुछ एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये एक्ट्स पढ़ लेना भाई, इसको दिमाग में बैठाना। और मतलब जिसे कहूँ ये पूरा चैप्टर का एंड है, एंड खत्म होने वाले, बहुत सारे एक्ट्स पढ़ोगे, बहुत सारे। तो आप लोगों ट्रिक्स बना के जो भी करके करना है इन एक्ट्स को याद रख लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट है और कब हुआ ये ध्यान रखना। जैसे एससीज एंड एसटीज एक्ट है, ये कब आया, 1989 में आया। बेसिकली ये किसके लिए आया था कि जो एससीज और एसटीज हैं उनको भी इक्वल एजुकेशन, उनके लिए कोई अलग से कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इसने ये कहा था बच्चों के लिए था कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उन्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। वैसे तो पनिशमेंट वैसे भी नहीं दी जानी है, राइट। पनिशमेंट के बारे में तो 1986 की पॉलिसी में भी क्या गया था, मना किया गया था, और 1986 इवन सब पॉलिसीज़ में इसको मना ही किया गया है। लेकिन जो गरीब एससीज और एसटीज को कह सकते हैं तो बेसिकली उसके बारे में था, ठीक है। फिर आया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ये किस में आया, 1945 में आया, जो आपके मौलिक सिविल राइट्स थे इसमें उसके बारे में बात की गई थी। देखो ईयर याद कर लेना, इसलिए मैंने भी बस ईयर ही लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉक्सो की फुल फॉर्म ध्यान रखना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये कब आया, 2012 में आया। बच्चों के साथ किसी भी तरीके का कि जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर्स उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करे तो इसमें उसके बारे में बताया गया कि चिल्ड्रन को सेक्सुअल ऑफेंसेस से कैसे बचाने। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आर्टिकल्स एंड सो ऑन, ठीक है। आरटीई एक्ट हमने पहले पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि आरटीई में कितने सेक्शंस हैं, तो आप उसमें ना जो इम्पोर्टेंट है वो देख लो। जैसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आप लोगों को पता है, बात की गई है इसके अंदर, लेकिन ये किसके अंदर है, सेक्शन 3 के अंदर है, ठीक है, ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद किसकी बात की गई है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, किसमें कही गई है, सेक्शन 8 में और 9 में, याद रहेगा। उसके बाद सेक्शन 17 है, सेक्शन 17 के अंदर क्या क्या गया है, मैंने कहा था ना कि किसी भी तरीके का फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना, मेंटल हरासमेंट नहीं करना है। तो ये किस में लिखा गया, ये लिखा गया आपके सेक्शन 17 में, ठीक है। सेक्शन 17 में ये बात लिखी गई है। सेक्शन 19 में स्कूल बिल्डिंग के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने आरटीई में कि एक रूम होना चाहिए, एक क्लास मतलब एक टीचर के लिए एक क्लासरूम होना चाहिए, हेड टीचर के लिए अलग क्लासरूम होना चाहिए। तो ये बात किस में लिखी गई है, स्कूल बिल्डिंग के बारे में कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये सेक्शन 19 में लिखी हुई है, ठीक है। 3 में कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन के बारे में, 8 और 9 में बिना किसी भेदभाव की पढ़ाई होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने की बात करी गई है। और सेक्शन 17
कैसे याद करोगे? 17, 17 मतलब खतरा, और बच्चों को खतरा किससे होता है? पनिशमेंट से होता है, तो वो पनिशमेंट देना ही नहीं है, ऐसे याद रखो, ट्रिक्स से याद रखो, ठीक है, ट्रिक्स बनाओ दिमाग में। 19, 19 मतलब स्कूल बिल्डिंग, ठीक है। ये सारी जो स्कूल बिल्डिंग के अंदर होता है कि सेपरेट गर्ल्स बॉयज़ वॉशरूम होगा, बैरियर फ्री एक्सेस, मतलब किसी भी तरीके से बच्चों की एजुकेशन में किसी भी तरीके का क्या नहीं होगा, बैरियर नहीं होगा, समझ गए। और इसके लिए ये जितने भी ऊपर हैं राइट्स आरटी के, मतलब ये सब देखे जाए तो इसके लिए हर एक स्कूल में क्या होगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी। देर इन सबको चेक करने के अलग से स्टेट बोर्ड गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, मॉनिटर करेगी, और हर स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी जो इन सब का ख्याल रखेगी, ठीक है। समझ गए। SC/ST एक्ट कब आया था आपका? 1989 में आया था। उसके बाद आपका पोक्सो एक्ट कब आया? 2012 में आया, ठीक है। और एक और आपका एक्ट इसमें बीच में था, शायद रह गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट कब आया? 1955 में आया, ठीक है। कुछ और पॉलिसीज है, कुछ और प्रोग्राम्स है, उसको देखो। एक आपको याद है मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? सर्व शिक्षा अभियान पढ़ाया था, ठीक है, ध्यान होगा। सर्व शिक्षा और अभियान, सर्व शिक्षा अभियान में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? देखो, सर्व शिक्षा अभियान में आप लोगों ने देखो बेटा पढ़ा था, एक सेकेंड, ये आया था 2001 में, और इसमें हर किसी के बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात की गई थी कि सब पढ़ेंगे, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान का एक वो है ना, इसे पेंसिल सी बनी हुई है, यहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं, यहाँ पे पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसा सा कुछ आइकन होता है। एक उसके बाद आया 2018 में समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। SSA 2018 की अगर फुल फॉर्म पूछेंगे तो वो होगी समग्र शिक्षा अभियान, इसके अंदर ही था। देखो, सर्व शिक्षा अभियान आप लोगों ने पढ़ा, ये भी इसी के अंदर था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये भी इसी के अंदर है, और टीचर एजुकेशन भी इसी के अंदर है, ओके। समग्र सर्व शिक्षा अभियान कहाँ से कहाँ तक था भाई? 6 से 14 साल के बच्चे, बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन को कवर करा, लेकिन इसने पूरी शिक्षा को कवर किया, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, होल शिक्षा को कवर किया, प्री स्कूल से लेके नर्सरी से लेके 12वीं तक की इसमें बात की गई है, ठीक है। और इसके अंदर एक गोल सेट करे गए हैं जिसे अचीव करना है। समग्र शिक्षा अभियान कब आया? 2018 में आया। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसे तो भाई कर ही लो, ठीक है। एक आया नेशनल मिनिमम गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग क्रैचेज अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 में, मतलब 2017 में एक एक्ट आया जो बेसिकली किसके लिए था? जो लेडीज होती हैं जो काम पे चली जाती हैं, तो मैटरनिटी नाम से समझ आ रहा है, नेशनल मिनिमम गाइडलाइंस, तो क्रैचेस खोले जाएं, क्या खोले जाएं? क्रैचेस खोले जाएं, जो लेडीज़ क्या होती हैं, माँ बनती हैं, उसके उनके बच्चों के लिए ये वो था। देखो क्या क्या ये किसके अंडर था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। WCD तो आपने पहले भी पढ़ा था। WCD कहाँ पे पढ़ा था? जब ECCE को क्या करना था, इम्प्लीमेंट करना था, तो ये इनका काम था, मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये भी, ये जो क्रैचेस वाला जो ये एक्ट है, ये भी किस में खोला गया है? अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके। तो समझ आ रही है ना चीज़ें आप लोगों को? तो इसका काम क्या है? इसने कहा कि 6 मंथ से 6 साल तक के बच्चों के लिए क्या खोले जाए? क्रैचेस खोले जाए। अगर मतलब लेडीज़ काम पे जा रही हैं, वुमेन काम पे जा रही हैं, तो वो अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के रखा जाए। और कौन कौन सी कंपनी इन क्रैचेस को खोलेगी? 50 या जहाँ पे 50 या 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लगे होंगे, वो वाली जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो इनके पास इस फैसिलिटी होगी किसी क्रच की, समझ गए। कब आया? 2017 में आया, ओके। चलो 2017 में इसी वाले में क्या हुआ? अमेंडमेंट हुआ, आगे चल के 12 वीक से 26 वीक कर दिया मैटरनिटी की लीव को, ठीक है। मैटरनिटी लीव पहले कितनी मिलती थी? 12 वीक, फिर इसके बाद मैटरनिटी वीक को 26 वीक, और अगर 26 वीक के बाद अगर लेडी वर्क फ्रॉम होम करना चाहे तो उसकी भी क्या होगी? उसे परमिशन होगी, समझ गए। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जितने भी अभी तक मैंने बताया ना वो सारे इंपॉर्टेंट है। समग्र शिक्षा अभियान हो गया, ऊपर आपका वो हो गया
कौन से पोक्सो एक्ट हो गया। देखो चाइल्ड लेबर के लिए 1986 में एक एक्ट आया था, आप सबको पता है, जिसमें क्या बात कही गई थी चाइल्ड लेबर के लिए कि जो 14 साल से कम बच्चे होंगे उनसे हम किसी भी तरीके का काम नहीं करवाएंगे। किसी भी तरीके का मतलब ये नहीं कि ग्लास भी नहीं उठवाएंगे पानी का, ये ईंट रोड़े पत्थर धोना, मतलब जिनसे उनकी एजुकेशन रुके, कि बच्चे बर्तन धो रहे हैं दुकान पे, ये सब नहीं करवाएंगे। 14 साल से बच्चों कम के बच्चों को काम नहीं करेंगे। फिर 2016 इसके अंदर एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें एडोलसेंट की लेबर के बारे में लिखा होता है। एडोलसेंट मतलब बेसिकली 14 साल से 18 साल के बच्चे भी अपनी एजुकेशन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हम उनसे ऐसे काम नहीं करवाएंगे जहाँ पे उनको खतरे का काम हो। ठीक है, सपोज करो बच्चे किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, तो ये बिल्डिंग में काम करना एक खतरे का काम है। क्यों, बच्चा बिल्डिंग से गिर गया फिर क्या होगा। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज में छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये एडोल्ट है। तो अगर 2016 में इसमें चाइल्ड लेबर की अगर अमेंडमेंट की बात करी तो कब आया, कब 1986 में, 1986 में इसमें अमेंडमेंट कब हुआ, 2016 में। और किसके बारे में बात की गई है इसमें, एडोलसेंट लेबर के बारे में बात की है कि 14 से 18 साल के बच्चे हजार्डस काम नहीं करेंगे। समझ गए। मैटरनिटी का पढ़ लिया, 2017 में आया था। फिर एक अमेंडमेंट हुआ था जिसे मैटरनिटी अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, वो भी 2017 में ही हुआ था, जिसमें 16 से क्या कर दिया था, 12 वीक से 26 वीक कर दिया था शायद। अभी आप लोगों को बताया तो था, हाँ 12 से 26 वीक कर दिया था ना। और उससे पहले आपने पोक्सो एक्ट के बारे में पढ़ लिया, चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट है। RPWD ये एक्ट कब आया, 2016 में। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये जो बेसिकली जो विकलांग बच्चे थे उनके लिए ये आया था कि उनको इक्वालिटी ऑफ लाइफ, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन्हें क्या करी जाएगी, प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का क्या है, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन ये कब आया, 2016 में आया। ठीक है, फोकस टू एड्रेस, ये बेसिकली वल्नरेबल बच्चे ऐसे जैसे कि जो बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, जिनके साथ कुछ इंसिडेंट्स हो गए हैं, जो किसी बीमारी से ग्रसित है, मतलब वल्नरेबल चिल्ड्रन के बारे में इसमें फोकस किया गया था। ठीक है, उनकी नीड्स के बारे में इसमें बताया गया था। ठीक है, आप लोगों को पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक आंदोलन शुरू हुआ था जो बेसिकली डॉटर्स के लिए था, फीमेल चाइल्ड के लिए था। ये कब आया, 2015 में आया था। ध्यान रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने ऊपर पढ़ा था एक सर्व शिक्षा अभियान में भी एक एक्ट आया था, वो कौन सा था, कस्तूरबा गांधी का एक्ट आया था। ठीक है, कल बताया था मैंने, तो ध्यान रखना। वो भी एक था जुवेनाइल जस्टिस। जुवेनाइल जस्टिस आप लोगों को पता है कि 18 साल से कम बच्चे जो होते हैं, अगर उनके लिए अलग से कोर्ट्स होती हैं, उनके लिए बाल सुधार कक्ष होते हैं, बाल सुधार घर बोल सकते हैं, कक्ष भी बोल सकते हैं। तो उन बच्चों की ये अलग से कोर्ट होती है, जुवेनाइल जस्टिस। ठीक है, ये क्या करती है, बच्चों की केयर पे ध्यान देती है, मतलब उनको वो अलग से वो जो बड़े लोगों वाली कोर्ट्स होते हैं उसमें नहीं लेके जाता है, उनके लिए एक जुवेनाइल जस्टिस होती है। और ये कब खोली गई, ये भी 2015 में ही खोली गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। पोक्सो एक्ट मैंने बता दिया 2012 में। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। आप लोगों को पता है चाइल्ड मैरिज एक्ट जो बच्चों की शादी थी वो कब आया हुआ है, 2006 में। अभी कितनी एज है, देखो अभी पीछे बात चली थी कि लड़कियों की शादी 21 ईयर्स में होगी, लेकिन अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है पार्लियामेंट से। तो इसलिए अभी भी अगर गर्ल्स की एज पूछी जाएगी तो ध्यान रखना 18 ही है। जब तक पार्लियामेंट से बिल पास नहीं होगा तब तक उसे हम नहीं बोलेंगे कि गर्ल्स की भी एज कितनी हो गई, 21 हो गई। ठीक है, अभी भी गर्ल्स के लिए कितनी है, 18 ही है, ध्यान रखना। प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नाइटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ये बेसिकली जब गर्भ की अवस्था के बारे में है ये जो है। तो ये कब आया हुआ है, 1994 में आया हुआ है, ध्यान रखना। ICD मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है ना उनके ऊपर मैंने बहुत फोकस किया तो वो ध्यान रखना। ठीक है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब आई, 1975 में। ये भी बच्चों के भविष्य के बारे में ही बात कर रही है। उसके बाद 1993 में हम कह सकते हैं कि इसी को रिवाइज किया गया था, इसी स्कीम को, और इसका नाम रख दिया था नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी।
ठीक है, एक्सपेंड किया गया था किसको, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को। वो कब आई थी, 1975 में। ये दोबारा रिवाइज होकर कब आई, 1993 में। ठीक है, ये ICDS है, फिर ICPS है, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ये आई 2009 में। ठीक है, बिल्ड मतलब चिल्ड्रन के लिए हमें कैसा, जो बच्चे सपोज करो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं बहुत ही गरीबी में जी गए, उनके लिए हमें प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बनाना है। ये कब वो आई थी ये वाली स्कीम, ICPS 2009 में। ICDS कब आई थी, 1975 में। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलो, तो ये कुछ आप लोगों के आगे स्कीम्स थी। देखो यहाँ पे कंटेंट, ये जो स्कीम्स है ना, बहुत सारी है, सच्ची बता रही हूँ कसम से। अभी भी ऐसी हैं जो इसमें मैंने लिखी नहीं है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, जो जितना मैं कलेक्ट कर सकती थी, मैंने मच बेटर आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी है। एंड अगर आप लोगों को ये थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब करे कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को नहीं पसंद में आती ना, तो बेशक वहाँ पे एक डिसलाइक का बटन है, वो भी करके जा सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्स दे के जाया करो। तो लाइक करके जाया करो, डिसलाइक करके जाया करो, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोगों को कॉन्टेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, और अगर आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो जरूर करो। ठीक है, चलो अब ध्यान रखोगे कुछ ऐसे आपके, देखो करिकुलम की प्रिंसिपल्स, बेसिकली करिकुलम कैसा होना चाहिए आप लोगों को पता है। वहाँ पे ऑप्शन आएंगे तो आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम डायनेमिक होना चाहिए। ठीक है, करिकुलम वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, एक लाइफ ओरिएंटेड होना चाहिए, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। करिकुलम का मतलब बेसिकली क्या, वहाँ का वातावरण जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है। करिकुलम स्किल ओरिएंटेड होना चाहिए, करिकुलम स्टूडेंट सेंटर्ड, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आप लोगों को देखो ध्यान रखने हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी। इन प्रिंसिपल्स को आप लोग ध्यान रख लेना। अगर वो प्रिंसिपल्स आते हैं जैसे अभी मैंने नीचे बताया ऐसे, तो आप लोग कर लोगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, ये सारे करिकुलम की प्रिंसिपल्स है कि क्रिएटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। मैच्योरिटी का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे बच्चों को सीखने में बच्चे लर्न कर पाए अच्छे से। यूटिलिटी मतलब बच्चों के लिए अच्छे खासे रिसोर्सेज हों। फॉरवर्ड लुकिंग, बच्चों को आगे की तरफ मूव ऑन करने की वो सिखाई जाए। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं तो आप लोगों के दिमाग में ये रहेंगे। एक ये ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ LPG। LPG का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, LPG ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये ऑप्शंस में आ जाए तो आप लोगों को ये ना हो कि आप लोगों ने कोई बहुत नया देख लिया, कुछ नहीं। ठीक है, कि आपका जो करिकुलम होना चाहिए लिबरल होना चाहिए, ग्लोबलाइज, वहाँ पे वो जो है आपका करिकुलम है बेसिकली इंटीग्रेटेड होना चाहिए, कि हर टाइप का अगर बच्चा क्लास में पढ़ रहा हो तो उसको अलग सा फील ना हो बेसिकली। ठीक है, समझ गए। प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे एक आपकी उसमें है। फिर अब यूनिट 5 में लास्ट टॉपिक है पैडागोजी और असेसमेंट। देखो अगर आप लोगों से बेसिकली अगर मतलब पूछा जाए कि पैडागोजी का मतलब क्या है, पैडागोजी का सिंपल सा मतलब है कि प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, आप लोग कैसे पढ़ाओगे वही होता है पैडागोजी। तो आप लोगों ने जब बीएड करी होगी तो आपने पढ़ा होगा पैडागोजी इन मैथ्स कैसे पढ़ाएंगे, साइंस कैसे पढ़ाएंगे, लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी आ गया, ठीक है, कॉमर्स आ गया। तो यही होता है पैडागोजी की प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे क्लास में। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट को अगर हम हिंदी में बोले तो मूल्यांकन, कि जैसे अगर आपने एनईपी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, उसमें मैंने असेसमेंट रिफॉर्म जैसे अलग अलग एनईपी 2020 में असेसमेंट के लिए क्या किया गया, एक परख क्या है, बॉडी है जो एस्टेब्लिश की गई है। तो इसी तरीके से असेसमेंट इन लर्निंग में असेसमेंट, लर्निंग का असेसमेंट, लर्निंग के लिए असेसमेंट और लर्निंग ही असेसमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना असेसमेंट इन लर्निंग भी होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी होता है, असेसमेंट एज लर्निंग भी होता है। और इसमें आपने एक फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है और समेटिव भी असेसमेंट भी होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, बेसिकली बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है
वीकली जो स्कूल में आप लोगों के यूनिट टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, कि मतलब बच्चे को इवेल्युएशन करके बच्चे को उसकी गलतियां बताएंगे और मौका देंगे। समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ किया जाता है ताकि हम बच्चे को उसकी रिपोर्ट कार्ड दे सकें। बेसिकली फाइनल रिपोर्ट कार्ड होता है समेटिव असेसमेंट, मतलब फाइनल एग्जाम्स। समझ गए फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का यूनिट 5 क्या हो गया है, वाइंड अप हो गया है। कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब हमारा यूनिट 5 जो था ये पॉलिसीज एंड वगैरह के बारे में हमने ये कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूनिट 4 पे मूव ऑन करेंगे। एंड होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक इट प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो KVS की तैयारी कर रहे हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।